नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम एस पांडे की बुक से जो कि चैप्टर को अपना जो कि पढ़े जा रहे हैं, उसको समझे जा रहे हैं। एस पांडे की बुक जो है सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमने जो कि चैप्टर 3 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, किस तरह से भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण हुआ है, उसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से देखा समझा था। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज देखो हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, जो विभिन्न सुधार आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार आंदोलन, उनको पढ़ेंगे। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, श्री नारायण गुरु, धर्म परिपालन सभा, और समय रहा तो भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की जो सामाजिक पृष्ठभूमि रही वो भी पढ़ लेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है कि समाप्त हो जाएगा। फिर देखो और चैप्टर नंबर 3 ये जो एस पांडे की बुक की है, और तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से अपने सक्सेस क्लासेस पे। ये देखो आप एस पांडे की जो बुक का कवर है वही है, वही हम जो कि वर्ड टू वर्ड पढ़े जा रहे हैं। ये रहा हमारा सक्सेस क्लासेस जो चैनल है। जो भी अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं, नए हैं, यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल से जुड़िए आप फटाफट से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहीं पे वही सामाजिक आंदोलन जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से आंदोलन है, यही आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और श्री नारायण गुरु, धर्म परिपालन सभा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला देखते हैं आर्य समाज। यहाँ पे देखो जितने भी सामाजिक आंदोलन है ना, ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं, स्त्री शिक्षा है, ये सब पे जैसे सामाजिक जितनी कुरीतियाँ उनको दबाने का कार्य करेंगे, और समानता का जो कि प्रभाव इन पर दिखेगा, मतलब स्त्री शिक्षा को प्रमोट करेंगे। ठीक है, बाल विवाह का विरोध करेंगे, और जो कि मूर्ति पूजा या जो पाखंड है या फिर लोग के कर्मकांड है उसका विरोध करेंगे। मतलब एक तरह समाज जो जाति व्यवस्था में जो निम्न जाति है उसको ऊपर उठाने की बात करेंगे। तो यही सब मतलब एक अच्छी बातें जो समाज में होनी चाहिए, आधुनिकता के मूल्य होने चाहिए, वही सब बातें ये सभी जितने समाज सुधार वो सब करेंगे। ठीक है, तो चलो हमने एक ओवरव्यू समझिए कि क्या बात करेंगे इसमें। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। लेकिन हाँ, हर जो कि आंदोलन का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे कि इस आंदोलन में क्या अलग था अन्य आंदोलन से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व का भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज था। ठीक है, और समाज की सभी संस्थाओं पर जो कि धर्म आधारित रूढ़िवादिता का प्रभुत्व था। जाति व्यवस्था में निहित भेदभाव, छुआछूत और शोषण जैसी समस्याएं प्रबल थी। महिलाओं की स्थिति दयनीय थी तथा बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, बहुविवाह आदि स्त्रियों से जुड़ी प्रमुख सामाजिक समस्याएं थी। ठीक है, और आगे देखो ये सब मतलब बता रहा है कि इसके पहले सब आंदोलन शुरू होने से पहले क्या क्या भारत की कैसी स्थिति रही है, उसका हमको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देखो सामाजिक ढांचा स्थिर एवं अपरिवर्तनशील था, मतलब कोई जाति दूसरी जाति में प्रपूर्ण नहीं हो सकती थी, सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। और इन स्थितियों का लाभ उठाते हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत प्रमुख चुनौतियाँ प्रस्तुत करा था। देखो ये जो सामाजिक इतनी कुरीतियाँ थी, तो इसका लाभ कौन उठा रहा था, वही ईसाई जो मिशनरी थे, वो इसका लाभ उठा के जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको जो है कि कन्वर्ट किया जा रहा था, किसमें, ईसाई में। ठीक है, अब देखो वही कह रहा है, उपयुक्त पृष्ठभूमि में उत्तर भारत में 1875 में, ये ध्यान रखना, टाइमलाइन याद रखना आर्य समाज का, 1875 में किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। एक समाज जो कि एक सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, इसने हिंदू सामाजिक संगठन में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए परंपरागत हिंदू समाज के आदर्श के रूप को स्थापित करने पर बोल दिया। देखो इन्होंने बहुत कुछ नया नहीं करने की कोशिश किया, मतलब पूरी तरह से हिंदूवाद जो है या वैदिक जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से खंडित नहीं किया, बस उसमें क्या किया, इन्होंने तर्क का प्रयोग किया और सुधार का प्रयोग किया। लेकिन हाँ, ये परंपरागत जो हिंदू समाज था उसी को ही इन्होंने जो कि संशोधित रूप में लाने की बात कही है। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक विशेषता, इसकी जो है कि विशेषता रही है आर्य समाज की। देखो इसका कुछ मूल उद्देश्य था। क्या मूल उद्देश्य था, इसके जो लक्ष्य थे, देखो हम इसको लक्ष्य देखते, मतलब कि ये आया अपना कुछ एम लेके कि हमको ये चीज़ समाज में ख़त्म करना था। देखो ये 3-4 पॉइंट है, देखते क्या क्या इनका एम था, लक्ष्य था। पहला था ये बहुदेवादेव मूर्ति पूजा का विरोध करना। ठीक है, दूसरा है वंशानुगत जाति व्यवस्था का उन्मूलन तथा वर्ण व्यवस्था की स्थापना। देखो ये पूरी तरह से वैदिक व्यवस्था को खारिज नहीं करा है, ये बोला जो जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था है उसको हटाना है, और जो वर्ण व्यवस्था रही है, मतलब कि आपकी अपनी योग्यता के आधार पर आप कोई भी वर्ण में जा सकते हो, वो वाली जो व्यवस्था पुरानी व्यवस्था थी उसको स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य था। लिंग समानता और उच्च शिक्षा पर जोर देना। लिंग समानता मतलब कि स्त्री पुरुष बराबर हो और स्त्रियों को भी शिक्षा मिले, ऐसा इनका कुछ जो कि कथन था। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राचीन हिंदू एवं आधुनिक शिक्षण पद्धति को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पुनः स्थापित करना। मतलब जो आधुनिक शिक्षा है
और जो प्राचीन शिक्षा है हिंदू, मतलब जो हिंदू धर्म का शिक्षा वैदिक शिक्षा थी, और जो प्राचीन जो आपका पश्चिमी जो शिक्षा है, ठीक है, आधुनिकता वाली शिक्षा है, उन दोनों को मिला के ये जो कि शिक्षा की बात करते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक को पूरी तरह से खारिज करते थे, ये प्राचीन शिक्षा की बात करते थे और आधुनिक शिक्षा दोनों को ही बोलते थे मिला जुला स्वरूप होना चाहिए शिक्षण पद्धति में। तो ये इनकी एक खास विशेषता रही है। अब देखो इन्होंने इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ प्रयास किए हैं। क्या क्या प्रयास किए इन्होंने? आर्य समाज ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा देकर वैदिक संस्कृति की स्थापना हेतु आंदोलनकारी प्रयास किया। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी स्पेसिफिक काफ़ी फेमस स्लोगन है, वेदों की ओर लौटो। मतलब ये बोलते हैं कि जो वेद की बातें आप उनको छोड़िए मत, आप उनकी तरफ लौटिए, लेकिन हाँ उसमें जो अतार्किक है, असंगत है, उसको आप छोड़ दीजिए, आप उसको हटा दीजिए, लेकिन पूरी तरह से वेद को खारिज मत करिए। मतलब ये उनको बोलते थे जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते जाए थे हिंदू धर्म के लोग, ठीक है, उनके लिए खासकर ये था। दूसरा देखो क्या प्रयास किया गया? अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू धर्म से धर्मांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। आपको देखो एग्जाम्पल लिखते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है इसका इम्पैक्ट आपका, कि जैसे यहाँ पे देखो बताया एग्जाम्पल, मालाबार के मुपलाओं को हिंदुओं से इस्लाम में धर्मांतरित करने के प्रयास से रोका गया। मतलब जो अंग्रेजी शासन में जो हिंदू थे वो जो कि दूसरे धर्म को अपने धर्म को बदल कर दूसरे धर्म अपनाते थे, उसको रोका गया। यहाँ पे ये इन्होंने इनका प्रयास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इन्होंने क्या प्रयास किया? ब्राह्मणवाद। इन्होंने जो कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़कर जाति व्यवस्था में निहित विकृतियों को दूर करके लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जो वैदिक व्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट हो गया था ब्राह्मणवाद, उसका इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। देखो ये पूरी तरह से वैदिक व्यवस्था को नहीं बनाया, अपनाने पर उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके, मतलब जो उसकी जो बुराइयां हैं उसको हटा के और जो उसकी अच्छाई है उसको आत्मसात करके, इस तरह की बातें जो है कि आर्य समाज करता है। दूसरा देखो आर्य समाज क्या कहता है? महिलाओं को वेद अध्ययन एवं गायत्री मंत्रोच्चारण की अनुमति प्रदान की गई तथा बाल विवाह के लिए धर्म युद्ध छेड़कर महिला उद्धार का प्रयास किया गया। यानी इन्होंने बाल विवाह को खारिज किया, इन्होंने बोला बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो कि विवाह के लिए देखो आयु भी बता दी, कितना आयु होना चाहिए तब विवाह के एक उचित आयु। देखो लड़कों के लिए 25 साल और लड़कियों के लिए 16 साल। अगर अभी भी देखोगे तो यहाँ पे इतना आज़ाद देश हो गया हम लोग का, इतना साल हो गया, फिर भी अभी भी देखो लड़कों के लिए 21 वर्ष रखा गया है, अभी भी कम है। 25 साल एक सही एज लगता है, मतलब मिनिमम तो इतना होना चाहिए ना, क्योंकि एक मैच्योरिटी भी तो थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। और लड़कियों के लिए इन्होंने कम ही रखा था 16 साल, क्योंकि उस टाइम अगर ये ज़्यादा 21 साल 20 साल कर देते तो शायद समाज में इतना एक्सेप्ट नहीं होता ये चीज़ें, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने लड़कियों की एज को 16 साल ही मिनिमम बोला था, ठीक है। तो एक तरह से ये देखो स्त्री उद्धार की भी बात करें, स्त्रियों की शिक्षा की भी बात करें। फिर देखो ये परंपरा और आधुनिकता का समन्वय लाते हैं। कैसे? देखो कभी परंपरा आधुनिकता पे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, कोई सवाल आ गया तो बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, एक ये एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो आर्य समाज का। इन्होंने बोला हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की जाए, तो जिसके द्वारा जो कि परंपरागत शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। मतलब ये गुरुकुल की स्थापना करके जो कि परंपरागत शिक्षा को जीवित किया इन्होंने, और DAV के माध्यम से जो कि अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को भी स्वीकार किया है, ठीक है। मतलब ये दोनों शिक्षाओं की बात करते हैं। फिर देखो और इन्होंने सामाजिक सुधार में क्या किया? वही अनाथालय, विधवा आश्रम आदि खोला गया तथा बाढ़ व सूखे के समय पीड़ितों की सहायता प्रदान कर लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, ठीक है। इस तरह की इनका जो कि प्रयास था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि आर्य समाज ने किया है। अब देखो इन्होंने लक्ष्य बना लिया, प्रयास कर लिया, अब इनकी क्या उपलब्धियां रही, इन्होंने क्या प्राप्त किया अपने इस प्रयास से। तो देखो कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट, आर्य समाज के सतत प्रयासों का परिणाम था कि विधवा विवाह के पक्ष में तथा सती प्रथा के विरोध में एक सशक्त जनमत तैयार हो गया, ठीक है। तो जो सती प्रथा का विरोध शुरू हुआ था, ये उसका एक विरोध, उसका एक बेस जो कि ये आर्य समाज ने ही स्थापित किया, एक बेस बना दी थी, जिसपे जो कि अब लोग जो कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, विधवा पुनर्विवाह की मांग करने लगे, ठीक है। तो इसने क्या किया? एक सशक्त जनमत तैयार किया था इसके लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा काम किया था आर्य समाज। एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान इसका क्या था? महिला को शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिगत किया गया। इसने जो महिलाओं को की शिक्षा की बात की, स्कूलों में जो कि छात्राओं की संख्या इससे बढ़ गई। फलस्वरूप क्या हुआ? परवर्ती काल में सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता की दर्ज की गई, क्योंकि जब महिलाओं में शिक्षा आ गया तो महिलाएं भी जागरूक हो गई हमारी। जब महिलाएं जागरूक हो गई तो वो भी जो कि देखो जो महिलाओं की जो सक्रिय सहभागिता थी, राष्ट्रीय आंदोलन थे, चाहे जो भी था, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण था, महिलाओं का भी आवाज़ बुलंद होने लगा। तो ये क्या हुआ? ये इसी का परिणाम था, महिला शिक्षा की बात करते थे आर्य समाज। तो ये एक अच्छा इन्होंने पॉइंट जो कि लाया था, इसका एक अच्छा जो कि परिणाम इनको मिला। तीसरा देखो पॉइंट क्या करें? धर्म आधारित जो रूढ़ियाँ और कृतियाँ थी उसके विरुद्ध जो कि जन चेतना प्रबल हो गई। तार्किक, वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के
के प्रसार हेतु आधार तैयार हो। देखो अभी तक प्रसार हुआ नहीं था, पर इन्होंने, इनकी जो कोशिश थी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं आ रहा था कि हाँ यार ये सही बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धर्म के चक्कर में हम फंस जाए पूरी तरह से। और जो बात हो वो तार्किक हो, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पे हो, ना कि ऐसे ही कुछ भी अंधविश्वास की तरफ मान ले। तो एक तरह से लोगों के मन में इनकी बात बैठने लगी। अब जब इसके बाद जो प्रयास हुए वो उसको जो कि लोगों ने सहजता से स्वीकार कर लिया इस बात को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, समाज में अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता के प्रभाव को समाप्त करने की प्रक्रिया आर्य समाज से ही अस्तित्व में आई। भले ही प्रक्रिया धीमी थी, वही कह रहे कि प्रक्रिया धीमी थी, पर इसका अस्तित्व किससे शुरू होता है, किसने इसकी शुरुआत की, आर्य समाज ने। फिर देखो क्या करें, जातिगत जो कुरीतियाँ थी एवं ब्राह्मणवादी पोगापंथी के विरोध में जनमानस में चेतना जागृत हुआ और निम्न जातियों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ। तो मतलब इनकी तरह से क्या हुआ, जब ये जो ब्राह्मणवाद था कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने पढ़ा था, उसके विरुद्ध जो कि आवाज़ उठाया था, जिससे जो कि जो निम्न जाति थी उसकी परिस्थिति में जो कि सुधार देखने को मिला। फिर देखो अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए कई स्कूल एवं कॉलेज खोले गए, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। देखो जो मॉडर्न एजुकेशन उसी के द्वारा जो कि आधुनिकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार हुआ है भारत में, ठीक है, आपको भी पता है हर जगह उसी वजह से। तो इन्होंने जब अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार किया तो उसी आधार पर जो कि भारत में आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि जो थी, एक बैकग्राउंड था, वो इन्होंने सेट कर दिया इसी आधार पर। फिर देखो दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र निर्माण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। कैसे, विदेशी सरकार स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। उनका एक कथन था काफ़ी फेमस कि कोई भी सरकार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके ऊपर शासन कर रहा है, वो आपके देश का सरकार नहीं, कहीं कोई बाहरी सरकार है, तो वो कितना भी अच्छा शासन कर ले, वो एक अच्छा शासक नहीं हो सकता कभी भी, अगर जब तक वो सरकार आपके देश से ना चुन के आए, आपके लोगों द्वारा ना चुन के आए, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट में कि इन्होंने जो कि वही बोला, विदेशी सरकार स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती है। तो ये काफ़ी फेमस कोट है, आप इसको जरूर मेंशन कीजिए जब भी आर्य समाज के बारे में बात आएगा, ठीक है। आर्य समाज ने हिंदी भाषा, स्वदेशी आदि एवं नमक आंदोलन का समर्थन प्रदान किया तथा नमक कानून के विरोध में सहमति देकर राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय योगदान दिया। देखो तो आर्य समाज ऐसा नहीं कि केवल समाज सुधार भी करता, एक तो से राजनीतिक रूप से भी जो कि अपना योगदान दे रहा था, जो कि राष्ट्रवाद की भूमिका में था। तो इस तरह से देखो आर्य समाज का काफ़ी योगदान रहा है। अब देखो इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती, कुछ कमियां रही थी इसमें, तो वही बात की जाए, देखते हैं क्या क्या कमियां थी इसमें आलोचनाएं। आर्य समाज का जो मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो का, ठीक है, ये जो इनका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो, इसमें देखो 19वीं 20वीं सदी में तर्कसंगत नहीं था। क्यों, क्योंकि देखो अब जो आधुनिकता का ज़माना आ रहा है और आप बोले प्राचीनता की ओर लौटो, तो ये जो कि सभी के द्वारा स्वीकृत नहीं किया, बहुत ही कम लोगों द्वारा इसको स्वीकृत किया गया, इस बात को मतलब माना गया। तो इस तरह से इसकी ये कमियाँ दर्शा रहा है। दूसरा देखो वेदों में पूर्ण विश्वास का उद्देश्य आधुनिकता के संदर्भ में मानव विवेक के विरुद्ध था। आप ये कहते वेदों में पूर्ण रूप से आप विश्वास रखो, आप वेदों को खारिज मत करो, तो पूर्ण विश्वास वेदों पर रखना आधुनिकता के मूल्य के विरोध में था, ठीक है। और थर्ड देखो पॉइंट क्या है, इसकी एक कमी रहेगी, आर्य समाज का एक लक्ष्य यह भी था कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन न होने दी जाए एवं परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस बुला लिया जाए। आर्य समाज के इस विचार ने कालांतर में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, मतलब धर्म को अस्तित्व को ज़्यादा महत्व देना जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह की कुछ 2-3 पॉइंट कमियां भी हैं। आप इनको अगर कमियां लिखोगे इनके क्वेश्चन, भले क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट डिमांड ना करे, फिर भी आप अगर 2-3 पॉइंट की कमियों को लिखोगे उसके बाद आंसर लिखो तो एक क्या होगा, बैलेंस आंसर हमारा जो कि बनता है। अब बैलेंस आंसर ही यूपीएससी को चाहिए होता है हमेशा, ठीक है। तो बेटर है कि आप 1-2 कमियां भी जरूर लिखो, अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है तब भी। तो ये देखो 2 ही 3 लाइन का ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से कुछ इसकी कमियां भी रही हैं। अब देखो क्या कह रहा है, उनके अनुसार यद्यपि देखो जो आर्य समाज थे उनके अनुसार क्या बोला है, यद्यपि वेद ईश्वर प्रेरित है परंतु उनकी व्याख्या मानव विवेक द्वारा तय होनी चाहिए। देखो आर्य समाज कहता है कि जो वेद है वो ईश्वर के द्वारा जरूर प्रेरित है, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो मानव तर्क पर आधारित होनी चाहिए, ना कि ऐसे अंधविश्वास पे। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर प्रहार कर तथा मूर्ति पूजा आदि कृतियों का विरोध करके विवेकवाद का स्थापित किया। देखो ये आर्य समाज का की कॉन्सेप्ट है, इसने किस पे फोकस किया, विवेकवाद को इसने जो कि प्रबल किया था, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे कर रहा है। और देखो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुछ कमियों के बावजूद एक आंदोलन के रूप में आर्य समाज की उपलब्धि परख रहा है। अपनी उपलब्धियों के प्रकाश में आर्य समाज भारतीयों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास का भाव पैदा किया है। बिल्कुल हाँ, सही बात है। और आज भी यह अपने अनेक संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील है, जो लोगों के समक्ष एक विशिष्ट जीवन शैली के मॉडल को सामने रखकर अपनी ओर आकर्षित करे। आप भी देखोगे बहुत सारे आर्य समाज का जो कि स्थापना कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं
कई शहरों पे इसका जो कि एक एक शाखा ब्रांच है, तो वहाँ से जो कि बहुत सारे जो कि जन कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं। हालांकि उत्तर आधुनिकता के वर्तमान दौर में यह जीवन शैली भी प्रासंगिक नहीं रही है। अब देखो जो भी ये सब मॉडर्निटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अब इसका जो आर्य समाज की जो कॉन्सेप्ट है कि वेदों को भी थोड़ा फॉलो करें, ये सब कुछ मतलब कि तो ये थोड़ा सा उतना अब आज के समय में थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब गाँव में थोड़ा बहुत दिखे पर शहर में उतना नहीं रह गया है। ठीक है, आर्य समाज हमने देख लिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के बारे में समझते हैं कि रामकृष्ण मिशन किस तरह से जो कि सामाजिक सुधार किया है और इसने किस तरह से जो कि आधुनिकता का भारत में प्रचलन किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एक बैकग्राउंड बताता है कि जब रामकृष्ण मिशन आया तो भारतीय समाज उस टाइम कैसा था। तो थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय समाज एक धर्म प्रधान समाज था जो अमानवीय एवं अतार्किक विवेचनाओं का शिकार था। ठीक है, मतलब उस टाइम जो कि तर्कवाद नहीं था, अतार्किक था, अंधविश्वास था, इस तरह की बातें कर रहा था। उस समय की सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कुरीतियों एवं धार्मिक अंधविश्वासों से ग्रसित थीं। अंग्रेजों के आगमन के साथ होने वाले पश्चिमी मूल्यों के प्रसार के कारण परंपरागत धर्म तथा धर्म आधारित सामाजिक संरचना को देखने के दृष्टिकोण में बदलाव आया। फलतः कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के प्रति क्रियावादी होकर पश्चिमी धर्म को उसकी संस्कृति की को तरजीह दी, तो कुछ ने हिंदू धर्म एवं हिंदू धर्म आधारित सामाजिक संरचना में समयानुकूल सुधार लाकर परंपरागत भारतीय समाज की निरंतरता और एकीकरण का प्रयास किया। ठीक है, और आगे देखो क्या कह रहा है। हिंदू जाति व्यवस्था में निहित शोषणकारी तत्वों से क्षुब्ध लोगों द्वारा ईसाई धर्म के प्रति उन्मुखता ने हिंदू धर्म के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया था, जिसने भारतीय चिंतकों को इस प्रश्न पर विचार करने हेतु प्रेरित किया। ठीक है, मिला जुला के ऊपर का वही सब बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसे किस तरह से भारतीय समाज जो कि धर्म के रूप में झगड़ा हुआ था और भारतीय समाज जो कि कुरीतियों का शिकार हुआ था। तो इस समय अब बता रहा है कि क्या हुआ, कैसे रामकृष्ण मिशन आया। ठीक है, तो वही आगे देखो यहाँ पे कह रहा है, उपयुक्त परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ध्यान रखना कब आया था, ये 1897 में आया था। रामकृष्ण मिशन प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति का संश्लेषण का मूर्त रूप है। मतलब जो रामकृष्ण मिशन था, इसका मूल जो था, इसका मतलब जो मूल बिंदु था यही था कि हम प्राचीनता और आधुनिकता को लेकर चलेंगे, दोनों को साथ साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक को खारिज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो कि सामाजिक सुधार करने की कोशिश की, भारत का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की है। तो देखो क्या करते हैं ये आगे देखो। रामकृष्ण मिशन का मौलिक उद्देश्य आत्मा की मुक्ति, मानवता की सेवा तथा सभी धर्मों के बीच सद्भाव समरसता के आधार पर एक आदर्श समाज की स्थापना करना था। ये याद रखना, ये इसकी स्पेसिफिकता है कि मानवता की सेवा करना है और जो कि सद्भाविक समरसता जो कि फैलाए रखना है और उस आधार पर जो कि एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। ये इसका एक स्पेसिफिक जो कि फीचर्स है आपका रामकृष्ण मिशन का। चूँकि मिशन वेदांकित सिद्धांत के आधार पर सनातन धर्म को न दिशा प्रदान करना चाहता था, अतः उसने आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के आधार पर मानवीय सेवा के लिए सामूहिक प्रयत्न तथा सभी स्त्री एवं बालकों को ईश्वर की देन मानते हुए बिना किसी जाति संप्रदाय रंग आधारित भेदभाव के लिए शिक्षा तथा मानवीय कार्यों को संपन्न किया। देखो एक तरह से इसने जो कि स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं किया। ठीक है, जाति संप्रदाय रंग रूप के आधार पर भी भेदभाव को इसने खारिज किया है और सभी के लिए जो कि शिक्षा तथा मानवीय कार्यों को संपन्न करने के लिए जो कि प्रोत्साहित किया है। तो एक तरह से देखो, एक तरह से समानता का भाव ये ला रहा है। रामकृष्ण मिशन ने अपने चिरकालिक एवं मौलिक समय की प्राप्ति के लिए धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास किया। देखो इसने कुछ प्रयास किए विभिन्न क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में। तो हम देखते हैं कि इसने धार्मिक क्षेत्रों में इन्होंने क्या प्रयास किया है। ठीक है, इनके प्रयास देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने किस तरह से सुधार करने की कोशिश की है, किस तरह से आधुनिकता लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। देखो जैसे कुछ पहला पॉइंट ये कह रहे हैं धार्मिक क्षेत्र के लिए इसने इन्होंने जो कि पूजा जो कि काली और रामकृष्ण की पूजा कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यशालाओं तथा प्रवचनों का आयोजन किया। मतलब इन्होंने जो कि पूजा पाठ किया, समाज में पूजा पाठ को प्रमोट किया। ठीक है, महान शिक्षकों और संतों के जन्म समारोह मनाए तथा उन अवसरों पर धर्मोपदेश की व्यवस्था की। ठीक है, बहुत अच्छा। थर्ड, इन्होंने क्या किया, आत्मत्याग एवं व्यवहारिक आध्यात्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले साधकों यानी संतों की एक जमात तैयार करके उनको रामकृष्ण के जीवन में परिलक्षित वेदांतों के संदेशों को प्रसारित करने का हेतु बाहर भेजा है। देखो यहाँ पे क्या करे थर्ड वाला कि एक संतों की जो कि व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक थे, उनकी एक पूरी कह लो जमात या एक तरह से कह लो फौज तैयार की। ठीक है, अब उनको जो कि लगा दिया प्रचार प्रसार के, जो वेदांत है या धर्म प्रसार है उसके बारे में उनको लगा दिया कि आप जाइए प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से भी काम किया धार्मिक रूप में।
रामकृष्ण मिशन एक बहुआयामी उद्देश्यों वाली संस्था थी। ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट इसका, ये ध्यान रखना, बहुआयामी इसके जो कि उद्देश्य थे। उसने धार्मिक सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण के इस क्रम मिशन द्वारा निम्न कार्य भी किए हैं। तो देखो इसने सिर्फ अपने आप को धार्मिक तक नहीं सीमित किया, इसने जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए, और राज्य कल्याणकारी हो इसके लिए भी कुछ ना कुछ काम किया है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा था। इसने जो कि बहुत सारी चीज़ों को जो कि सामाजिक रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। जैसे देखो इसने क्या क्या प्रयास किया अन्य चीज़ों में, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण के लिए इसने जो कि इन्होंने जो कि स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और वाचनालय खोला गया तथा स्व प्रकाशन द्वारा सस्ते दामों पर उपयुक्त साहित्य उपलब्ध कराया गया। बहुत अच्छा, सभी के लिए स्कूल, कॉलेज हो जाएगा, इस तरह की बात की। वार्डों की सुविधाओं वाले अस्पताल, चिकित्सा निदान केंद्र, मुफ्त क्षय रोग यानी टीबी रोग जो था उसकी फ्री में इलाज, मुफ्त होम्यो डिस्पेंसरी तथा विकलांग केंद्र आदि खोले गए। देखो विकलांग लोगों के लिए भी इन्होंने जो कि काफ़ी हद तक सोचा, जबकि उस टाइम कोई नहीं सोच रहा था। ठीक है, उस टाइम जो सभी लोग के समाज सुधार करते वही, जैसे सती प्रथा ना हो, बाल विवाह ना हो, विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट किया जाए, इस सभी बातें करें। लेकिन इन्होंने उससे हट के भी कुछ काम किया, जैसे अस्पताल के बारे में सोचा, चिकित्सा के बारे में देखा। आज आप देख रहे हो कि अस्पताल की कितनी ज़्यादा जरूरत है। उस टाइम तो और भी जो कि साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो अस्पताल की और ज़रूरत रही होगी। ठीक है, आगे देखो अकाल एवं विपत्ति के दौरान जो इन्होंने जो कि राहत कार्य भी किए, काफ़ी अच्छा काम किया है। ग्रामीण उत्थान के लिए और सभी वर्गों के श्रमजीवी लोगों के लिए भी कल्याणकारी कार्य किए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह की भी इन्होंने जो कि कुछ काम किए, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने देखो सांस्कृतिक प्रयास भी किए हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या, धर्म ग्रंथों की रचना है तो नियमित रूप से विचार विमर्श किया गया, संगोष्ठी या रामचरितमानस, गीता आदि का प्रवचन का आयोजन किया। ठीक है, मतलब सांस्कृतिक तरह से प्रयास भी किया, मतलब सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। मूल्यांकन देखते रामकृष्ण मिशन का थोड़ा सा। रामकृष्ण मिशन ने ब्रिटिशकालीन भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़िवादिता तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के क्षेत्र में सराहनीय काम किया। देखो इसने क्या मेन काम किया कि जो सांस्कृतिक पिछड़ापन था लोगों का उसको दूर किया है, और सामाजिक सांस्कृतिक जो रूढ़िवादिता था ना उसको दूर किया है, और इसने जो कि मानवतावादी पर काफ़ी बल दिया है। ठीक है, और सभी की शिक्षा पर काफ़ी बल दिया है। इस तरह की बातें इसमें जो कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यह वेदांत के सिद्धांतों के प्रसार एवं संसार के समक्ष भारत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने में सफल रहा है। देखो इसका जो योगदान है उसकी बात करें, इसने जो कि भारत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। कैसे, वेदांत का जो सिद्धांत है, जो एक साधु जनमत तैयार किया था और उन्होंने प्रसार किया, तो उससे क्या हुआ, दूर दूर तक जो कि भारत कैसा है, भारत की छवि जो कि देखने को मिली। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा देखो ये कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में, चूँकि यह भारतीय धर्म को तार्किक, वैज्ञानिक एवं मानवतावादी मूल्यों के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। फलतः हिंदू धर्म में उदारता के तत्वों के समावेश हुआ और रूढ़िवादी पक्ष कमजोर हुआ। जी हाँ, इन्होंने जो कि वही बोला था कि जो कि तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी मूल्य पर ये जो कि अपना बल देते हैं ज़्यादातर, तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू का जो रूढ़िवादी पक्ष था वो कमजोर हो गया और हिंदू धर्म जो कि उदारता की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, आगे देखो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कि सामाजिक, तार्किक एवं वैज्ञानिक स्वरूप का प्रसार करके समाज में मानवतावादी दृष्टिकोण को भी अपनाया था। मतलब शिक्षा को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था आपका रामकृष्ण मिशन ने। अब देखो और शिक्षा से ही जो कि आधुनिकीकरण की नींव है, आपको पता है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रामकृष्ण मिशन के समन्वित दर्शन को राष्ट्रीय नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया, जो राष्ट्रीय एकीकरण के एवं राष्ट्रवाद के विकास में भी सहायक रहा। जो नेता लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने जो कि रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों को, उनकी बातों को जो कि अपनाया, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण में भी और राष्ट्रवाद के विकास में भी इनका योगदान देखने को मिलता है। यद्यपि रामकृष्ण मिशन ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आंदोलनकारी प्रयास किए हैं, ठीक है, और सराहनीय उपलब्धियां भी हासिल की है। इसके बावजूद इसमें कुछ कमियां, देखो अब इसकी कमियां देखेंगे क्या रहा। मिशन का स्वरूप हिंदू धर्म पर आधारित रहा, जिसके कारण अन्य धर्मों, मुख्यतः इस्लाम से संबंधित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का ध्यान नहीं गया। सामाजिक सुधार का विस्तार जो कि इसका सीमित रहा। मेन पॉइंट बोलो तो क्या पहला पॉइंट बोला कि जो सामाजिक सुधार का विस्तार था वो सीमित था, केवल हिंदू धर्म तक ही रह गया। अब बाकी अन्य धर्मों, इस्लाम हो गया, पर्शियन हो गया, मतलब पारसी धर्म हो गया, ये सब चीज़ें धर्म में जो सुधार करना था उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया। तो ये इसकी एक कमी के रूप में जो कि सामने आता है। दूसरा देखो, अन्य सुधार आंदोलनों की तरह यह भी कुछ एक प्रांतों तक प्रभावी रहा, अखिल भारतीय स्तर इसने जो कि प्राप्त नहीं किया, ये भी एक कमी रहा। अन्य सुधार आंदोलनों की तरह इसका प्रभाव भी कुछ मुख्य रूप से नगरों एवं बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित है। मतलब ये गाँवों में या जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो कि भारत का बड़ा हिस्सा था, कह लो लगभग आप कह लो 80% का हिस्सा रहा होगा, वहाँ तक जो कि ये नहीं पहुँचा, काफ़ी कम एरिया तक पहुँच पाया, काफ़ी कम लोगों तक ये सीमित रह गया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कमियाँ रह गई। अब आगे वही कंक्लूजन है,
कुछ खास नहीं वही है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो कि मुख्यतः जो कि सामाजिक सुधार पे बल देता है ज़्यादातर, ठीक है। इसका जो होगा सामाजिक सुधार पे ही ज़्यादा बल देगा, ठीक है, ना कि धार्मिक सुधार पे भी बल है पर उतना नहीं जितना कि सामाजिक सुधार पे। देखो यह पश्चिमी भारत मुख्यतः महाराष्ट्र में फैला एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसके कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन सत्यशोधक समाज नामक संस्था द्वारा होता था। इसकी स्थापना देखो 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। ये ध्यान रखना किसने की थी, किसकी स्थापना, ये याद रखना आप, सत्यशोधक समाज की ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी, ठीक है। अब इसने ये देखो सत्यशोधक समाज जो था इसने क्या किया, इसने जो कि मुख्य रूप से किस पे फोकस किया, देखो यहाँ पे ये बोला है व्याप्त रूढ़ियों एवं शोषणकारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जनमानस में वास्तविकता का बोध कराने का इन्होंने प्रयास किया। जो समाज में रूढ़ियाँ व्याप्त हैं, शोषणकारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें क्या अगर लोगों में जागरूकता लाए कि ये गलत है, ठीक है, आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ, इस तरह की बात जो कि यहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे देखो तत्कालीन महाराष्ट्र में सामाजिक अस्थिरीकरण वर्णाश्रम धर्म से नियंत्रित था। ये कुछ मतलब उस टाइम जो कि जहाँ पे आपका हुआ था वहाँ के कुछ बैकग्राउंड बताते हैं सत्यशोधक समाज कि किस तरह से कि महाराष्ट्र का उस टाइम मतलब कैसी परिस्थिति थी, तब जाके जो कि इन्होंने ज्योतिबा फूले जी ने जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो वही बताया कि उस समय जो काफ़ी अंधविश्वास था, शोषणकारी व्यवस्था थी, मतलब उच्च जाति निम्न जाति का जो कि शोषण करती थी। उस टाइम देखो कुणबी मराठा मुख्य समुदाय थे, कुणबी जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध थे। ये जाति प्रथा जो कि ब्राह्मणों को अधीनस्थ बनाए रखता था, मतलब ब्राह्मणों को उच्च बनाता था समाज में, इस तरह की बातें उस टाइम थी। ब्राह्मण ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते थे, अंग्रेजी शिक्षा देखो ब्राह्मणों को ही दिया जाता था और किसी को नहीं दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो गैर ब्राह्मण जाति थे उनमें जो कि डर पैदा कर दिया कि कहीं हमको जो कि समाज में दबाया कुचला जा रहा है और हम निम्न रह जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार रूढ़ सामाजिक व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों एवं राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों द्वारा पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के संदर्भ में तीव्र आलोचना की गई। इस तरह जो कि देखो जो सामाजिक व्यवस्था इस तरह की थी महाराष्ट्र में उस समय, उसका जो ईसाई मिशनरी थे और जो राष्ट्रवादी जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कड़ी आलोचना की इसकी, ठीक है। इन परिस्थितियों में जो कि फूले को सत्यशोधक समाज की स्थापना हेतु प्रेरित किया, ठीक है। इसी आधार पर जो कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब देखो इनका मूल क्या था, इनका मूल था कि तर्क जो कि बुद्धिवादिता, समानता, मानवतावादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का पुनर्निर्माण करना सत्यशोधक समाज का मूल उद्देश्य था। ये आप याद रखना, जब भी सत्यशोधक समाज है तो आप ये पॉइंट जरूर लिखना कि तर्क बुद्धिवादिता, समानता और मानवतावादी सिद्धांतों के आधार पर जो कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का पुनर्निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अपने उद्देश्यों को आत्मसात इन्होंने कैसे किया, देखो इन्होंने जो असमानता के प्रति लोगों को जागरूक किया, ठीक है। अब ब्राह्मण आधिपत्य का जो विरोध किया, स्त्री मुक्ति का प्रयास के मतलब स्त्री को जो कि समानता का अधिकार दिया गया, स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया, इस तरह की बात की गई और शिक्षा का प्रसार किया गया। इस तरह से जो कि सत्यशोधक समाज जो कि अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखो उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में जो उसके प्रयास थे और देखो क्या क्या उन्होंने वही सब बातें, वही तर्क बुद्धिवाद कैसे इन्होंने लाया कि वही जो जाति प्रथा है समाज में, जाति प्रथा है, प्रतिसत्तात्मक पारिवारिक संरचना जो है, स्त्रियों की निम्न स्थिति का विरोध में जागरूकता लाने का प्रयास किया, ठीक है। इस तरह से क्या गया, इस आधार पर जो कि लोगों में ये जागरूकता लाते थे और जो कि अंधविश्वास जो था, कर्मकांड था, सांस्कृतिक जो आपका क्रियाक्रम था जो भी था, सदियों पुरानी जो असमानताएं थी, सामाजिक अप्रतिष्ठा के विरोध में जो कि संगठित लोगों को जो कि संगठित किया, जो भी असमानताएं थी और जो कि भेदभाव था उसके विरोध में जो कि लोगों को इन्होंने संगठित किया, ठीक है। और देखो इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग के विचारों की आलोचना की गई और कहा गया कि ईश्वर एक है और वह अवैयक्तिक है, मतलब वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, इस तरह की बातें ये बताते हैं। और मूर्ति पूजा जो ये सब चीज़ें, ये सब सिर्फ क्या है, पाखंड है, ठीक है, इस तरह की ये बात करते हैं। फिर देखो शिक्षा को इन्होंने मुक्तिदायक माना, मतलब शिक्षा एक मेन हथियार जिसके आधार पर कोई भी जाति जो कि अपने जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसका वो जो भेदभाव का सामना करे, पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है, उससे वो मुक्ति पा सकता है। तो काफ़ी अच्छी लाइन है, आप ये लिख सकते हो, शिक्षा को मुक्तिदायक माना गया। देखो इनका एक कोट भी है कि बिना ताकत के समृद्धि नहीं, बिना नैतिकता के ताकत नहीं, बिना ज्ञान के नैतिकता नहीं और बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं। तो शिक्षा को देखो कहाँ से इन्होंने जोड़ दिया, ताकत के साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसके साथ देखो इन्होंने जो कि स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया।
फुले ने जो कि विवाहों के दौरान, देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फुले जो कि विवाहों के दौरान जो विवाह होते थे उस समय जो कि दूल्हे से यह वचन दिलाते थे कि वह दुल्हन को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देगा। मतलब ये इस तरह से सोचते थे कि स्त्री शिक्षा प्राप्त, इतना हद तक जो कि स्त्री शिक्षा की को जागरूक करने के लिए लोगों के ऊपर चले गए थे, पर इतना प्रचार प्रसार करते कि जो जिसके भी शादी होता था वो दूल्हे से ये वचन लेते थे कि आप अपनी वाइफ जो होगी उसको जरूर शिक्षा दोगे, जो कि काफ़ी उस समय काफ़ी अच्छी जो कि विचार रही थी। ठीक है, और देखो स्त्रियों की जो आर्थिक समस्या थी उसके बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और खेतिया जो मजदूर थे उनकी समस्या को के संघर्ष को भी इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, और राजनीति में जो कि किसानों के एक वर्ग की तरह प्रवेश कराने की मांग की गई। ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। इसके पहले कोई और जो कि समाज सुधार ने नहीं किया, और वही स्त्री शिक्षा वाली बात भी नहीं की, इतना जोर नहीं दिया जितना इन्होंने दिया। और राजनीति में जो कि किसानों को जो कि लाने की बात इन्होंने की, काफ़ी अच्छी बातें जो इन्होंने की। फुले ने गरीब काश्तकारों को संगठित किया तथा किराए की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए भी उन्हें मजबूर न किया जाए। इसके विरोध में जो किराए की वसूली काफ़ी ज़्यादा होती थी जमींदार महाजनों द्वारा, जो कृषि की भूमि होती थी, तो उसकी सीमा एक उच्चतम निर्धारित की जाए, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। इसके विरोध में भी लोगों को जो कि संगठित किया। अब देखो जो इनका था सत्यशोधक समाज, अब इसकी मूल्यांकन करते हैं कि इसका किस तरह से रूप रहा। देखो पहला वही पॉइंट बोला है, समाज में तार्किक, वैज्ञानिक और समानता के दृष्टिकोण का प्रसार हुआ तथा अंधविश्वासों तथा कर्मकांडी रूढ़ियों की पारंपरिक धारणा के विरुद्ध लोगों में जन चेतना का विकास हुआ। समाज में मूर्ति पूजा, अनावश्यक कर्मकांड, पुरोहितों एवं कर्म के सिद्धांत कमजोर हुए। ठीक है, इस तरह की जो कि इनकी सफलता रही है कुछ। और देखो जाति संस्करण के नीचे की जो जातियाँ थी उनमें जो कि अपनी स्थितियों के प्रति जागरूकता आई और जाति गतिशीलता की ओर वो उन्मुख हो पाए। मतलब जाति गतिशीलता जो बंद पड़ी थी उसमें इन्होंने गति दी है। इस तरह से किसानों की स्थिति में सुधार है, क्यों? क्योंकि उसको जो कि एक तो जो मैक्सिमम किराया था उसको सीमित कर दिया, दूसरा किसान के एक वर्ग को जो कि राजनीति में लाने की कोशिश की। तो इससे आधार देखो जो किसानों की स्थिति थी उसमें सुधार हुआ और शोषण के विरुद्ध इनको संगठित किया गया। ठीक है, यद्यपि अब यहाँ पे आती है बात मूल्यांकन की। यद्यपि सत्यशोधक समाज व महात्मा फुले ने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में तथा मराठी किसानों की दशा में सुधार के क्षेत्र में सराहनीय काम किया, किंतु उनकी उपलब्धियां निम्नलिखित कमियों के अधीन थी। कुछ इनकी कमियां भी रही होंगी। देखो क्या थी कमियां इनकी थी। पहला पॉइंट बोला है, किसानों के तत्कालीन मामलों से चिंतित फुले किसी सुसंगत आर्थिक विचारधारा को प्रतिपादित करने में असफल है। देखो उस टाइम उन्होंने सामाजिक विचारधारा की बात ज़्यादा की, लेकिन जो आर्थिक शोषण हो रहा था भारतीयों का उसके बारे में इन्होंने उतना बात नहीं किया। ठीक है, उसको भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा कह रहे हैं औपनिवेशिक शासन की वास्तविक विशेषताओं को पहचानने में फुले असफल है। मतलब क्यों? क्योंकि इनका ये औपनिवेशिक शासन को अच्छा मानते थे, सोचते थे कि ये शिक्षा लेकर आए हैं, ये जो कि स्त्री को के प्रति जो कि अच्छे अच्छे कानून बना रहे हैं, तो ये भारतीय समाज के लिए सही है। यानी ये औपनिवेशिक शासन को सही ठहराते थे भारतीय समाज के लिए। लेकिन उनका असल उद्देश्य जो था पूरी भारत को अपने में कब्जे में लाना, उस पर शासन करना, ये इससे अपरिचित रह गए। ठीक है, तो ये इसकी कमियाँ रह रही है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि ब्रिटिश शासन के प्रति फुले के समर्थन ने किसानों के औपनिवेशिक शोषण का पर पर्दा डाल दिया। वही बात है जो ऊपर मैंने बोला कि किसानों ने जो शोषण किया था, किसानों का जो शोषण किया था ब्रिटिशर्स ने, तो उस पर एक तरह से पर्दा डल गया। मतलब उनकी कमी, जो ब्रिटिशर्स के अत्याचार थे किसानों के प्रति, वो छुप गया कहीं ना कहीं समाज में। ठीक है और देखो जातीय असमानता को पैदा करने वाली पुरानी सामंती सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने की शासकों की रुचि को फुले ने समर्थन किया, जो उनके विचारों के अंतर्विरोध को परिलक्षित करता है। देखो जो अंग्रेज थे उस जो सामंती व्यवस्था थी उसको प्रमोट करते थे। चूँकि ये अंग्रेजों से प्रभावित थे तो ये भी कहते थे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक तरह से जो है कि इसके कमियां रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फुले का यह आंदोलन कालांतर में कोल्हापुर के महाराजा के अधीन चलाया गया और इसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया, क्योंकि महाराजा ने अपनी क्षत्रिय जाति की स्थिति और चुनावी राजनीति में इस आंदोलन का प्रयोग किया। देखो जब इस आंदोलन का राजनीतिकरण होने लगा तो अब यह जो आंदोलन अपने रूप में वास्तविक रूप में नहीं रह गया, इसका राजनीतिकरण हो गया। तो यह भी इसकी एक कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे देखो क्या पूरा कंक्लूजन बोलता है कि सत्यशोधक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक सुधार कार्यक्रमों की यद्यपि कुछ कमियां गिनाई जाती हैं, इसके बावजूद यह निर्विवाद है कि फुले का सत्यशोधक समाज तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के अनुकूल सुधार लाने के लिए एक आंदोलनकारी व्यवस्था जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। ठीक है, तो वही कंक्लूजन जो कि मिलता जुलता है, सभी का एक ही जैसा रहता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो इसकी कुछ उपलब्धियाँ भी काफ़ी अच्छी रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका श्री नारायण गुरु धर्म समाज था, उस पर चलते हैं। यहाँ पे देखो हेडर पॉइंट था SNDP आंदोलन, इसको आप बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या है, वही श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक था, टॉपिक जो कि PDF में जो कि एडिट होते समय हट गया है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो चलो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं श्री नारायण धर्मगुरु परिपालन सभा की जो एक सुधार आंदोलन था उसके बारे में। सत्यशोधक समाज हमने देख लिया, ये हमारा नेक्स्ट होगा। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा SNDP एक क्षेत्रीय सुधार आंदोलन था। देखो एक क्षेत्रीय सुधार आंदोलन था, ये राष्ट्रीय नहीं था, ये ध्यान रखना, ठीक है, मतलब सीमित एरिया तक था। जो तत्कालीन रूढ़ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के विरुद्ध केरल के इजवा जाति के विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण रवैयों के प्रति प्रारंभ। देखो जो मैं आपको इन शॉर्ट इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केरल में एक इजवा जाति थी जो कि निम्न जाति समझी जाती थी, ठीक है। अब इजवा जाति में ये क्या था, इनको जो कि मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता था। ये मतलब एक तरह से अस्पृश्य जाति समझी जाती थी और ये जो छुआछूत के शिकार थे, ठीक है, इनके साथ शोषणकारी जो कि बातें की जाती थी। और ये देखो कुल उस टाइम जो जनसंख्या थी उसकी 26% मतलब लगभग 1/4 जनसंख्या इन्हीं की थी। और ये जो कि ताड़ी निकालने का काम करते थे। इनको देखो सड़कों पे चलना इनको मनाही था, मंदिरों स्कूलों में प्रवेश इनका नहीं था, और कई जगह जो कि इनको जो कि त्याग का सामना करना पड़ता था, मतलब इनको वर्जित किया जाता था। तो इस तरह से इनका काफ़ी ज़्यादा जो कि केरल में शोषण हो रहा था। तो अब देखो आपने बैकग्राउंड समझ लिया, अब यहाँ से देखो समझते हैं बातें आगे क्या है। परंपरागत जाति व्यवस्था में निहित अन्यायपूर्ण प्रथाओं तथा अन्य रूढ़ एवं शोषणकारी परंपराओं के विरोध में आंदोलन जो कि जैसे देखो आर्य समाज या सत्यशोधक समाज आरंभ हो गए थे। इन्हीं आंदोलनों से प्रेरित होकर SNDP ने केरल में एक समता के मूलक शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए निम्न लक्ष्य को आत्मसात किया। मतलब ये जो कि SNDP आंदोलन जो था आपका, यह आर्य समाज और सत्यशोधक समाज से प्रेरित था। और इसके देखो क्या लक्ष्य थे यहाँ पे बताए जा रहे हैं पॉइंट वाइज। वही आप यहाँ से देख लो, समता वाली समाज हो जहाँ में शोषण ना हो, इस तरह की समाज की ये मोटा मोटा इनका लक्ष्य था। देखो ये क्या बोलते थे, जाति व्यवस्था में अपनी परिस्थिति में ऊंची जातियों की जीवन शैली, उच्च शिक्षा, प्रतिष्ठित नौकरी आदि को अपनाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब जो निम्न जाति है उसको ऊपर आने का मौका देना, ठीक है। दूसरा बोला है विशेषकर ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के आधिपत्य के विरुद्ध विरोध पैदा करना, ठीक है, मतलब जो उच्च जातियाँ थी, जो अपना प्रभुत्व जमाती थी, जो शोषण करती थी, उनके विरुद्ध जो कि विरोध प्रदर्शन करना या विरोध लोगों को इकट्ठा करना उनके विरोध में। जाति नियोग्यताओं का उन्मूलन करना, मतलब जाति आधार पर जो योग्य उसको आगे बढ़ाना, जो योग्य नहीं भले वो उच्च जाति में तो उसका उन्मूलन करना, ठीक है। इस तरह की कुछ इनकी बातें रही। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु देखो इनका एक काफ़ी फेमस कोट है, एक ईश्वर एक धर्म एवं एक जाति के मंत्र को केंद्र में रखकर श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम के नाम से एक क्रियात्मक कार्यक्रम बनाया गया। तो देखो एक ईश्वर एक धर्म एवं एक जाति, जब भी SNDP आपका आएगा समाज सुधार आंदोलन ऐसा कुछ, तो आप ये जरूर कोट करिए, क्योंकि ये इसका एक मुख्य स्लोगन था। इनका मानना था कि एक ही ईश्वर है और एक ही धर्म है और एक ही जाति है, इतना सारा जो जातिगत भेदभाव है वो सही नहीं है। देखो अब इन्होंने इसको मूर्त रूप देने के लिए एक कार्यक्रम कहीं चलाया। इन्होंने देखो पब्लिक स्कूल में दलितों के प्रवेश हेतु अधिकार दिलाने का प्रयास किया। दलितों को जो कि मार्गों व सड़कों पर बिना रोक टोक के आने जाने की बात कही। दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की मांग की गई, ठीक है, ताकि वो भी अपना राजनीति में आके अपनी समस्याओं का समाधान करें और अपने जो परिस्थिति है उसको उच्च करें। इस प्रकार SNDP ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए दलित वर्गों के उत्थान के तीनों ही क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास किया। मतलब ये देखो ये जो आंदोलन था ना, मुख्य रूप से दलित आंदोलन था, दलित वर्ग के जो उत्थान था उस पर निर्भर था, और बाकी इसने ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन मेन इसका फोकस था वही जो इजवा कम्युनिटी थी, उनको जो भेदभाव और उनका जो शोषण किया जाता था उनको जो कि समाज में ऊपर लाना है, उनको वापस समाज में जो कि सम्मान दिलाना है, ठीक है। इस तरह की बातें थी, समतामूलक समाज की बात ये क्या करते थे, एक ईश्वर एक जाति और एक धर्म की बात करते थे, ठीक है। अब मूल्यांकन करते हैं। परिणाम स्वरूप केरल की इजवा जाति की सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हुआ, जैसे रूपांतरणकारी ऊपरी गतिशीलता इसमें दिखाई दी। शक्ति के परंपरागत वितरण व्यवस्था में बदलाव है, मतलब ऐसा नहीं कि अब केवल उच्च जाति शक्ति पर आसन है, निम्न जाति भी शक्ति पर आसन हो सकती है, पर वो चुनाव के आधार पर, ठीक है। इस तरह की बातें थी। जाति समूह में, यहाँ देखो ये पॉइंट, जाति समूह में जाति चेतना और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। पब्लिक स्कूल में दलितों का प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया। जाति आधारित जो अन्य कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, नियोग्यताएँ का उन्मूलन था, वो सब जो कि संभव हो गया, ठीक है। इस आधार पर देखोगे लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, ठीक है, जिसके आधार पर SNDP की आलोचना की हुई है। जैसे देखो क्या कमी रही, यह जो कि अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, ये केवल पहले ही बोला आपको स्टेटमेंट में कि यह क्षेत्रीय आंदोलन था, मतलब ये पूरे भारत तक, मतलब ये अगर पूरे भारत के दलित वर्ग का जो कि प्रतिनिधित्व करता तो कितना अच्छा होता है ना। तो ये केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित रह गया, केरल में ही, ठीक है। दलित जातियों के द्वारा उनकी परिस्थिति सुधार तक ही केंद्रित रहा। सामाजिक व्यवस्था को उसके समग्र रूप में सुधारने पर बल नहीं दिया गया। वही बात कर रहा है, परंपरागत सामाजिक संरचना में व्याप्त कुरीतियों और शोषणकारी तत्वों के अन्य क्षेत्रों में प्रहार हो रहे थे।
मतलब कि ये जो अन्य क्षेत्र थे उस पर जो कि प्रहार नहीं कर पाए। यह इस आंदोलन ने केरल में इस प्रहार को विस्तार दिया, साथ ही मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संरचना को एक नई दिशा प्रदान की। मतलब वही मूल्यांकन कराए कि आधुनिक मूल्यों में देखोगे तो जो शोषण का तत्व थे उस पर जो इन्होंने प्रहार किया है, और जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में जो सामाजिक संरचना थी उसको एक नई दिशा देकर जो कि आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि जो कि इसने तैयार की। आधुनिकीकरण कब हो, जब आधुनिकीकरण क्या कराता है, डेमोक्रेसी हमारा कि सब लोग समान है, तो यहाँ पे उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा, सभी जाति जो कि इक्वल मानी जाएंगी। तो इस तरह से जो कि वो आधुनिकीकरण का जो कि एक बैकग्राउंड रखते हैं। तो कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पे देखो इनकी रही है। अब बाकी इसके बाद देखो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ गया, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसको वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट आएगा, ज़्यादा नहीं 4 पेज का ये टॉपिक है, कैसे भारतीय राष्ट्रवाद की जो इंडियन नेशनलिज्म है उसका कैसे उद्भव हुआ, इस बारे में जो कि पूरा डिटेल से ये टॉपिक बताएगा। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ।